हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों एग्ज़ाम की डेट आ गई, यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम की डेट आ गई। नवंबर में चालू है, ये 3 नवंबर को पहला है, फिर 7 है, 8, 9, 10, 11, 6 दिन में 12 पेपर होंगे। दोस्तों टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करिए और कंप्यूटर पर विशेष ध्यान रखिए। कंप्यूटर को पढ़ते रहिए क्योंकि कंप्यूटर को पास करना बस कंपलसरी है। दोस्तों आज हम यूपीपीसीएल TG2 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे 27 मार्च का। यह मेरा पार्ट 2 वीडियो है। आइए दोस्तों बगैर समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये सारे रियल पेपर हैं 27 मार्च 2021 के। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा पहला पार्ट था 1 से 50 क्वेश्चन तक, एक क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक। अब ये है 50 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक। और थर्ड पार्ट आएगा 101 क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक। ये आएगा दोस्तों, यहाँ 51 क्वेश्चन से रहेगा 100 क्वेश्चन तक। ये दोस्तों 3 पार्ट में 150 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं आपको। देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा स्टीम पावर स्टेशन का हिस्सा नहीं है। स्टीम पावर स्टेशन को बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। तो कह रहा पेन स्टॉक, प्राइम मूवर, कंडेंसर, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो दोस्तों स्टीम पावर प्लांट का हिस्सा कौन सा नहीं है। देखते हैं हिस्सा कौन कौन सा होता है। प्राइम मूवर लगा होता है, हर एक पावर प्लांट में प्राइम मूवर चाहिए होता है। कंडेंसर चाहिए इसमें, कंडेंसर जो टरबाइन पर जो वाष्प टकराती है, उस वाष्प से फिर से पानी बनाने के लिए उसे कंडेंस करना पड़ता है, तो कंडेंसर से बुझाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये तीनों चीज़ें थर्मल पावर प्लांट में होती है, मतलब स्टीम पावर प्लांट में। ये जो पेन स्टॉक है ये हाइड्रो पावर प्लांट में होता है दोस्तों, ये होता है हाइड्रो पावर प्लांट में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके मेन पार्ट। देखिएगा आज मैंने आपके लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करके रखा है दिखाने के लिए। देखिए ये थर्मल पावर प्लांट मैं आपको जब टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा ना तो वहाँ गर्दा उड़ा देंगे। इतने अच्छे तरीके से आपको सिखाऊंगा कि लाइफ टाइम कभी आप नहीं भूलेंगे। देखिए ये होता है सुपर हीटर। तो थर्मल पावर प्लांट के एक्सेसरीज क्या क्या है, थर्मल पावर प्लांट के एक्सेसरीज क्या है। देखिए सुपर हीटर होता, उसी के ऊपर इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, ये सब क्या एक्सेसरीज होती हैं। देख लीजिए सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर। उसके बाद इसमें क्या लगाते हैं, ID फैन, FD फैन, ये यहाँ से पूछा जाता है इसकी लोकेशन। उसके बाद यहाँ बॉयलर है, टरबाइन हो गया। उसके बाद पावर जनरेशन का हिस्सा है। देखिए कंडेंसर यहाँ लगा हुआ है। जो कह रहा था सारे पार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ कंडेंसर है, कंडेंसर यहाँ सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है यहाँ लगा हुआ, एयर प्री हीटर है, यहाँ FD फैन लगा हुआ, ID फैन लगा हुआ है, FD फैन लगा हुआ है, ये चिमनी लगी हुई है। और ये बॉयलर के लिए देखिए बॉयलर की यहाँ व्यवस्था की गई है और यहाँ कूलिंग टावर लगे हैं। तो ये थर्मल पावर प्लांट के ये सारे मेन पार्ट्स हैं। देखिए टरबाइन लगी हुई है, अल्टरनेटर लगा हुआ है। चलिए अब देख लीजिए हाइड्रो पावर प्लांट के भी कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिए यह है हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या क्या होता है देखिए आपको जैसा विजुअल हो रहा होगा। डैम, रिजर्वायर जहाँ पानी इकट्ठा करते हैं, डैम। उसके बाद यहाँ होता है पेन स्टॉक पाइप, यहाँ इनटेक वाल्व लगता है, आउटलेट वाल्व लगता है, कंट्रोल गेट लगता है, पेन स्टॉक लगता है। उसके बाद टरबाइन होती है। उसके बाद आपका जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, पावर हाउस होता है। ये सारे इसके मेन पार्ट हैं यहाँ। और देख सकते हैं है क्या कुछ नहीं, इतना ही था। चलिए इतने से आपको समझ में आ गया होगा। स्लीप वेल भी होता, 4 वे भी होता है, ये सारे मेन पार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया होगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको। चलिए
दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि बोझ बर्डन को आमतौर पर में आभासी शक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है जो एक विशिष्ट शक्ति गुणक और निर्धारित माध्यमिक धारा में समाहित होता है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, पहले खुद से आंसर दीजिएगा। बर्डन को आमतौर पर आभासी शक्ति ऑपरेंट पावर के रूप में व्यक्त किया जाता है जो एक विशिष्ट शक्ति गुणक और निर्धारित माध्यमिक धारा में समाहित है। तो पूछा जा रहा है कि किस में व्यक्त करते हैं, एम्पियर प्रति वर्तन में, वोल्ट प्रति एम्पियर में, वोल्ट प्रति वर्तन में या वोल्ट एम्पियर में। दोस्तों जो आभासी शक्ति होता है ऑपरेंट पावर जिसको आप बोलते हैं, ऑपरेंट पावर जिसको आप बोलते हैं, वो क्या होता है, वोल्ट इनटू करेंट, आरएमएस का वोल्ट होता है और आरएमएस वैल्यू की करेंट होती है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट और एम्पियर। देखिए आपको मैं पावर ट्रायंगल पे ले चलता हूँ, देखिए वहाँ से जो और सारी चीज़ें मैं वहाँ क्लियर करा दूँगा आपको। पावर ट्रायंगल, देखिएगा दोस्तों, पावर ट्रायंगल कहाँ, मैंने आपके लिए पावर ट्रायंगल लगा के रखा था। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा वहाँ से बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आज मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ सिखा दूंगा। चलिए फिर से आगे आते हैं। पावर ट्रायंगल में आपको उसमें क्या होता, ऑपरेंट पावर होता, रिएक्टिव पावर होता, एक्टिव पावर होता और उसमें सारी चीज़ें हैं। ये देखिए हर एक क्वेश्चन के लिए मैंने आपको बाकायदा दिखाने के लिए, समझाने के लिए लगा रखा है। इसी में देखते हैं, शायद मिलेगा, नहीं तो फिर सर्च करके आपको दिखाता हूँ। चलिए सर्च करके ही दिखाते हैं। यही पावर ट्रायंगल, देखिए पावर ट्रायंगल, ये देखिए ये है पावर ट्रायंगल दोस्तों। रुक जाइएगा, क्लियर आपको विजुअल होगा। देखिए यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, और ये पावर ट्रायंगल है, ये होता है ऑपरेंट पावर। इसी को तो मैं बता रहा था, ऑपरेंट पावर। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। कहाँ, ये कर्ण पे है। यहाँ अगर मैं थीटा मान लूँ, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और इसने थीटा यहाँ माना है, तो इसके सामने की भुजा लंब ये हो गई, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो कर्ण पे है ये। पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं। देखिए ये था। आइए क्वेश्चन पाते हैं। ये हो गया आपका ऑपरेंट पावर, ये हो गया ऑपरेंट पावर, ये हो गया रिएक्टिव पावर, ये हो गया एक्टिव पावर या ट्रू पावर। देख रहे हैं आप। और ऑपरेंट पावर को बोलते हैं आभासी शक्ति। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V/I। और एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर का फॉर्मूला होता है VI cos थीटा। और रिएक्टिव पावर का क्या होता है, VI sin थीटा। अब बात कर लेते हैं मेजर किस में करते हैं। ऑपरेंट पावर को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट एम्पियर में। एक्टिव, रियल या ट्रू पावर को
किलोवाट में, वाट में या किलोवाट में, वाट छोटा यूनिट है, किलोवाट बड़ा है। ऐसे ही इसका वोल्ट एम्पियर छोटा है और किलो वोल्ट एम्पियर बड़ा है। ये होता है आपका रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। ये हो गया। आते हैं क्वेश्चन पर। ये दूसरा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए कह रहे पदार्थ केवल बहुत शक्तिशाली प्राबल्य के चुंबक द्वारा थोड़े बहुत खिसकाए जा सकते हैं। आपको बताना है ऐसा कौन सा मटेरियल है। बहुत शक्तिशाली प्राबल्य के चुंबक द्वारा बहुत मतलब बहुत बड़ा आपने बहुत शक्तिशाली मैग्नेट ले लिया। अब ये मैग्नेट क्या करेगा, उस पदार्थ को बहुत थोड़ा सा क्या करेगा, खिसकाएगा। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है? कह रहा प्रतिचुंबकी पदार्थ है, विद्युत चुंबकी है, अनुचुंबकी है, लौ चुंबकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकी पदार्थ। इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइट, प्रतिचुंबकी पदार्थ होते हैं। देखिए कह रहा है डीसी शंट मोटर के लिए शंट क्षेत्र नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन का चयन करें। क्या बताना हमें? शंट क्षेत्र नियंत्रण विधि। देखिए जैसे मान लीजिए कि डीसी शंट मोटर है, डीसी शंट मोटर बना देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। क्या करते हैं, इसके पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, बहुत सारे टर्न्स इसमें लगाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? डीसी शंट मोटर हो गया, डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर हो गया ये। चलिए यहाँ लिख देते हैं EB, ये हो गया। और यहाँ से हमने सप्लाई वोल्टेज दे दिया। कह रहा है कि इसका हम क्या कर रहे हैं, फील्ड कंट्रोल मेथड लगा रहे हैं। मान लीजिए कि आपने यहाँ से वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के क्या कर रहे हैं, घटा बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा? कह रहा है कि नियंत्रण आसान और प्रभावी होता है, सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त होती है, श्रेणी क्षेत्र रियोस्टेट में शक्ति हानि अत्यधिक होती है। हमें गलत बताना, मतलब 3 सही होंगे। बहुत कमजोर क्षेत्र के कारण शीर्ष गति पर न्यूनीकृत बलागुण प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, जो फील्ड कंट्रोल मेथड होता है उससे बेस स्पीड से ज़्यादा स्पीड प्राप्त करते हैं, और जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड होता है उससे बेस स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि नियंत्रण आसान और प्रभावी होगा, बिल्कुल होगा। सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त की जा सकती, मैंने अभी बताया आपको, फील्ड कंट्रोल मेथड से सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है श्रेणी क्षेत्र रियोस्टेट में शक्ति हानि अत्यधिक होती है, अत्यधिक नहीं होती है, शक्ति हानि होती है लेकिन अत्यधिक नहीं होती है। तो यही गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो हो गया ना, ये गलत हो जाएगा। कह रहा बहुत कमजोर क्षेत्र के कारण शीर्ष गति पर न्यूनीकृत बलागुण प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है वो। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि विद्युत शक्ति उत्पादन में निम्न में से किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए सूर्य ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का, जल का, ईंधन का, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वार का। आपको पता होगा, मैंने दिखाया था पिछले पार्ट में कि इन सभी से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये सोलर एनर्जी होती, विंड एनर्जी होती, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट होता है, ये बायोमास होता है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, ये जियोथर्मल होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 किसमें हैं? यहाँ है। इसके लिए मैंने डायग्राम लगा रखा था। चलिए एक बार और खोज लेते हैं। एक ही डायग्राम में मैंने उसके नीचे जो है ना लगा रखे थे। अब वो ये देखिए मिल गया। उस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने ये पावर ट्रायंगल लगा रखा था, बट उस समय मिल नहीं रहा था। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एक होता है वोल्टेज का ट्रायंगल, ओम लॉ आप तो जानते होंगे, V बराबर I आर। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। V बराबर I आर हो गया, तो I बराबर क्या बना सकते हैं? I यहाँ है तो I बराबर लिखना है तो V बटे R, ये हो गया। और R बराबर क्या लिख सकते हैं? V बटे I। इसको बोलते हैं वोल्टेज का ट्रायंगल। 3 फॉर्मूला यहाँ से बनाया हुआ है। देखिए ओम्स लॉ का ये है ट्रायंगल,
पावर ट्रायंगल होता है, पावर के भी 3 फॉर्मूले होते हैं, वैसे इलेक्ट्रिकल पावर और एनर्जी के भी फॉर्मूले होते हैं। और डायामैग्नेटिक का क्वेश्चन आया था, उसकी ससेप्टिबिलिटी पूछी जाती है, पॉजिटिव होती है। देखिए आपको ये दिखा देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये मैंने लगा रखा था। देखिए कितना लल्लन टॉप सा दिख रहा होगा आपको, चलिए ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए क्या होता, कोल एनर्जी होता, थर्मल पावर प्लांट होता, गैस टरबाइन पावर प्लांट होता, न्यूक्लियर होता, इससे हम बिजली उत्पन्न करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता, जियोथर्मल होता है, विंड एनर्जी होता, सोलर एनर्जी होता है, बायोफ्यूल एनर्जी होता है, हाइड्रोजन एनर्जी होती, वेव एनर्जी होती है और टाइडल एनर्जी होती है। 2 प्रकार की एनर्जी होती है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल। और ये नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी है ना, उसको तो आप याद कर लीजिए बिल्कुल, ये बार बार पूछा जाता है। विंड आता है इसमें, टाइडल आता, सोलर आता, बायो आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और कन्वेंशनल एनर्जी 2 प्रकार के होते हैं, कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में क्या क्या आता है, कोल, पेट्रोलियम से इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न करते हैं, और नॉन कॉमर्शियल में फायर, वुड से जो बिजली उत्पन्न करते हैं। और दिखाता हूँ मैं, देखिए मैंने ग्राफ लगा रखा था कि भारत में किससे कितना परसेंटेज, ये क्या है, सोर्स कितना है परसेंटेज में। कोयले का देखिए आज भी थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा बिजली उत्पन्न की जाती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, डीजल है और ये नेचुरल गैस। ये परसेंटेज में ऑप्शन है, परसेंटेज में सारे डाटा दिए गए हैं दोस्तों। और देख लेते हैं, कुछ है नहीं है। आते हैं डायरेक्ट अब क्वेश्चन पे। आपको मैंने एक एक चीज़ डायग्राम से मैंने दिखा दिया कि ये सारे जो होते हैं ना बिजली उत्पन्न करने के लिए पावर प्लांट लगाए जाते हैं। देखिए कह रहा है जल उत्थापक ऊपर पानी खींचने हेतु पंप का चयन करने से पहले निम्न में किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपका घर है, टिल्लू पंप है, अब आपको क्या करना है, पानी ऊपर ले जाना है, तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। खींचे जाने वाले जल की मात्रा, कहेंगे बिल्कुल सर, खींचे जाने वाले जल की मात्रा हम ध्यान तो देंगे ही कि खींचे जाने वाले जल की मात्रा क्या है, मतलब ऊपर कितना पानी हमें ले जाना है, वह ऊंचाई जहाँ तक जल ले जाना है, उत्थापक समय बिल्कुल कितने समय तक ले जाना है, इन सभी बातों का आप ध्यान देंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन से ऑप्शन में है आप बताइए। मान लीजिए कि मान के चलिए कि 4 फ्लोर पर आपको ले जाना है पानी, तो अगर छोटा पंप होगा तो ऊपर चढ़ा ही नहीं पाएगा, उसके लिए बड़े पावर का पंप लगाना पड़ेगा। सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे। आइए देखिए SCR की प्रारूपी स्विचन आवृत्ति कितनी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कितना बता रहा है, कह रहा है कि 100 किलोहर्ट्ज होती है, 150 किलोहर्ट्ज होती है, 200 किलोहर्ट्ज होती है, 500 हर्ट्ज होती है। तो SCR की प्रारूपी स्विचन आवृत्ति 500 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, SCR से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आपको वहाँ सिखाता हूँ। देखिए अभी केबल के बारे में आपको मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। देखिए अब इसको कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे, SCR का है। SCR में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने जंक्शन होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कितने जंक्शन आपको दिख रहे हैं, कितने जंक्शन इसमें दिख रहे हैं, 1 2 3, क्या कहेंगे 3 जंक्शन होते सर। कितने जंक्शन होते, 3। मैं कहूँगा कितने टर्मिनल होते हैं, कहेंगे 3 होते हैं सर। एनोड, एनोड, कैथोड, गेट, कितने होते हैं, 3, एनोड, कैथोड और गेट। और मैं कहूँगा कितने लेयर होते हैं, आप कहेंगे 4। ये है ना PNPN, जंक्शन 3, टर्मिनल 3 और लेयर कितने होते, 4। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है UPPCL में, ये फेवरेट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। देख लीजिए SCR ऐसा होता है, रियल में ऐसे SCR होते हैं जो कि सर्किट में लगे होते हैं। ये सिंबल है SCR का और ऐसे होते हैं। ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रखा है, रिवर्स और फॉरवर्ड में कैसे कैसे क्या होता है। अभी ये अगला क्वेश्चन आएगा तो किसी क्वेश्चन के लिए मैंने लगा रखा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, डीसी शंट मोटर के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। अब क्या बताना है, पहले फील्ड कंट्रोल मेथड पूछा था, अब हमसे पूछ रहा है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। क्या पूछ रहा है, आर्मेचर कंट्रोल मेथड हमसे पूछ रहा है। तो मैंने क्या बताया, बेस स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करते हैं, और गलत बताना है, मतलब 3 सही पता होगा तभी तो। केवल सामान्य से नीचे की गति प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सामान्य से ऊपर की गति प्राप्त करनी है तो बताइए फील्ड कंट्रोल मेथड, मतलब पहला वाला सही है, 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। भार परिवर्तन पर एक स्थिर गति को नहीं बनाया रखा जा सकता। कह रहा है कि आप लोड चेंज करोगे तो कि स्थिर गति को नहीं बनाए रखा जा सकता। यह भी बात सही है, यह भी बात सही है। कह रहा देखिए, कह रहा नियंत्रण प्रतिरोध में शक्ति हानि उच्च धारा निर्धार के कारण कम है। क्या कह रहा है, नियंत्रण प्रतिरोध में जो शक्ति हानि कह रहा है उच्च धारा निर्धारण के कारण कम है, जिससे मोटर की दक्षता बढ़ जाती। गलत बात है। अगर मान लीजिए करंट की रेटिंग ज़्यादा है, करंट की वैल्यू ज़्यादा है, पावर लॉसेस ज़्यादा होगा, कह रहा है कि इफिशियंसी बढ़ जाती है। अरे यही तो गलत है, पागल बना रहा है ये। तो इफिशियंसी कैसे बढ़ जाएगा, पावर ज़्यादा लॉस हो रहा है, करंट ज़्यादा है, पावर ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो इफिशियंसी कहाँ से बढ़ेगा, इफिशियंसी तो कम हो जाएगा ना। कह रहा नियंत्रण प्रतिरोध आर्मेचर धारा को प्रभावित करने के लिए डिजाइन है, अतः इनकी लागत अधिक आती है। बिल्कुल सही, इसमें कुछ लॉसेस वॉसेस भी होते हैं और उसको मैनेज करने के लिए इसमें लागत अधिक आती है। देखिए कह रहा है कि गतिक प्रेरित ईएमएफ उत्पादित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। पहला, चुंबकीय क्षेत्र की, चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच आपेक्षिक गति। तो तीनों की ज़रूरत होती है। देखिए आपको मैं ले चलता हूँ डायग्राम पर, वहाँ बिल्कुल क्रिस्टल में क्लियर करता हूँ। यही हैं फैराडे साहब, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। देखिए मैंने लगा रखा है आप, और यहाँ देखिए इन्होंने क्या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, समझाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ स्पेस है, चलिए देखिए, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को अगर हम मूवमेंट कराएंगे, कोई मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर को मूवमेंट करा रहे हैं, तो होगा क्या, उस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कटेगा तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यही फैराडे ने बताया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है ये। माइनस क्या है, जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ये किसने बताया था, लेंज लॉ ने। फैराडे लॉ क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन स्टेट दैट व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ लूप इज चेंजिंग देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। यह है, देखिए 2 नियम दिए थे। यह क्या दिखाया मैंने, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का बाएं हाथ का नियम। मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है। दाएं हाथ से जनरेटर चलाते हैं तो दाएं हाथ का नियम लगेगा, और दाएं हाथ से क्या ज्ञात करते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की दिशा, और बाएं हाथ से मोटर की दिशा ज्ञात करते हैं, करंट की दिशा ज्ञात करते हैं। 2 चीज़ें कॉमन होती हैं, अंगूठा और फोर फिंगर, ये कॉमन होता है दोनों में। देखिए फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस का भी नियम दिया था, फैराडे साहब ने इलेक्ट्रोलाइसिस का भी नियम दिया था। यह भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, द पोलरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इज टेंड टू
प्रोड्यूस करंट विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट, मैंने यही तो बताया था, जिससे उत्पन्न होगा उसी का विरोध करेगा। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को अगर हम मूवमेंट कराएंगे तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कटेगा तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर BLV साइन थीटा। BLV साइन थीटा, L क्या है? कंडक्टर की लंबाई, V क्या है? कंडक्टर का वेग वेलोसिटी, B क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि पावर कन्वर्टर के संबंध में गलत कथन का चयन करें। कह रहा है साइक्लो कन्वर्टर डीसी से डीसी में परिवर्तित करता है, गलत कह रहा है, पहले ही गलत हो गया। कह रहा है कि जो चॉपर है डीसी से डीसी में परिवर्तन करता है, बिल्कुल सही। कह रहा है जो रेक्टिफायर है नियंत्रित दिष्टकारी मतलब रेक्टिफायर बोलते हैं, एसी से डीसी में परिवर्तन करता है, बिल्कुल सही। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी से एसी में परिवर्तन करता है। इन्वर्टर घर में लगा है, बैटरी चली जाती, लाइट चली जाती तो करता क्या है? तुरंत जो बैटरी की ऊर्जा मतलब डीसी ऊर्जा को तुरंत एसी ऊर्जा में चेंज कर देता है। तो इन्वर्टर एक होता है इन्वर्टर, एक होता है कन्वर्टर। हमेशा हम कंफ्यूज रहते हैं, हम कहते हैं इन्वर्टर, अरे इन्वर्टर में दोनों व्यवस्था होता है, इन्वर्टर भी होता है कन्वर्टर भी होता है। इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलेगा, कन्वर्टर एसी को डीसी में बदलेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए मैं आपको ना 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर दिखाता हूँ और सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर दिखाता हूँ। इसमें होगा नेक्स्ट वाले पेज पे है। ये तो है फ्लोरेसेंट ट्यूब, देख लेते हैं कहाँ ये साइक्लो कन्वर्टर महाराज हैं कहाँ। मे बी ये तो नहीं है। साइक्लो कन्वर्टर 3 फेज का सिंगल फेज का दोनों मैंने लगा रखा था, ये है तीसरे वाले पेज पे है। यह अभी मैं आपको एक एक डायग्राम से सारी चीज़ें समझाऊंगा, देखिएगा आपको बहुत मज़ा आएगा। यह है साइक्लो कन्वर्टर। इसका काम क्या है? फिक्स वोल्टेज और फिक्स सप्लाई, जो फिक्स वोल्टेज या फिक्स फ्रिक्वेंसी होती है इस इनपुट को, उसको वेरिएबल फ्रिक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज में चेंज कर देना। यह आपने अगर पॉलिटेक्निक किया होगा या आईटीआई किया होगा तो लैब में आपने देखा होगा। सिंगल फेज का साइक्लो कन्वर्टर 3 फेज का भी होता है, यह 3 फेज का भी होता है। सिंगल फेज और 3 फेज दोनों प्रकार के ये होते हैं साइक्लो कन्वर्टर। चलिए आपने देख लिया, फिक्स वोल्टेज अगर फिक्स फ्रिक्वेंसी है तो चेंज कर देगा वेरिएबल वोल्टेज की वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में। और ऑप्शन में क्या दे रहा था? कह रहा है डीसी से एसी में परिवर्तन करता है, गलत। और चोपर सही बोल रहा था, डीसी से डीसी में परिवर्तन करता है। और रेक्टिफायर बिल्कुल सही, एसी को डीसी में चेंज करता है और उसमें रिपल होते हैं, फिर हम फिल्टर लगाते हैं। इन्वर्टर का सही बोल रहा है, एक गलत कौन था? साइक्लो कन्वर्टर। वेरिएबल वोल्टेज की वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, जैसे फिक्स वोल्टेज है फिक्स फ्रिक्वेंसी है तो इसको वेरिएबल वोल्टेज की वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में चेंज कर देगा, या इसका वाइस वर्सा। देखिए 6 पोल डीसी मशीन में आर्मेचर में डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग है। कितने ब्रश उस मशीन में पदों की आवश्यकता होगी? देखिए 6 पोल की डीसी मशीन है, आर्मेचर में डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग है, तो देख लीजिए कौन सी वाइंडिंग है? वेव वाइंडिंग है।
तो इसमें नंबर ऑफ, अगर ये होता सिंप्लेक्स तो कितने नंबर आप ब्रश लगते? आप कहेंगे सर 2 लगेंगे। कौन सा? अगर ये सिंप्लेक्स होता, ये अगर सिंप्लेक्स होता, सिंप्लेक्स अगर वाइंडिंग होती तो 2 लगता। ये है क्या? डुप्लेक्स है। तो डुप्लेक्स में, सिंप्लेक्स में जितना लगेगा उसका डबल, 4 नंबर ऑफ ब्रश लगेंगे। कितने नंबर ऑफ ब्रश लगेंगे? 4। ये हो गया। आयोग ने इसका आंसर दिया था बी, गलत दिया था, 6 दिया था। 6 तो कभी होगा ही नहीं। कह रहा है कि अगर वेव बाइंडिंग है, 6 पोल की वेव बाइंडिंग है, कितने ब्रश लगेंगे? आप जानते हैं कि उसमें 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, सिंप्लेक्स के लिए 2, और अगर डुप्लेक्स है तो नंबर ऑफ ब्रश लगेंगे 4। 4 सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे आते हैं। देखिए यहाँ आगे कह रहा कि फॉल्ट क्वांटिटी के पूर्व निर्धारित मान पर पहुंचने पर कौन सा रिले काम करेगा? पहले रिले का नाम है नॉर्मल इन्वर्स टाइम रिले, एक्सट्रीमली इन्वर्स टाइम रिले, लॉन्ग टाइम इन्वर्स रिले, या डिफाइंड करंट या वोल्टेज। यहाँ हो जाएगा करंट या वोल्टेज, क्योंकि हिंदी में देखिए निश्चित धारा या वोल्टता की रिले फॉल्ट क्वांटिटी के पूर्व निर्धारित मान पर पहुंचने पर तुरंत काम करती है। तो आंसर हो जाएगा इसका चौथा माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा उस चालक को क्या कहते हैं जो किसी विद्युत प्रणाली उपकरण के कुचालक धात्विक भाग निकाय को भू इलेक्ट्रोड से जोड़ता है? क्या कहेंगे? आपने पढ़ा होगा रॉड अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग। कह रहा है कि अर्थ इलेक्ट्रोड कहेंगे, स्ट्रे वायर कहेंगे, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कहेंगे, न्यूट्रल वायर कहेंगे। उसे बोलेंगे अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर कहेंगे। देखिए इसमें देख लीजिए, जो अर्थिंग करते हैं उस वायर का कलर कैसा होता है? ग्रीन। मैंने बताया था आपको कल, ग्रीन होता है अर्थिंग वायर का कलर, और न्यूट्रल का ब्लैक होता है। और RYB में बताया था रेड होता, येलो होता, ब्लू होता है। इसमें पेपर में बहुत ज़्यादा अर्थिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये अर्थिंग के मैंने डायग्राम लगा रखे हैं। 2 प्रकार की अर्थिंग होती है, प्लेट अर्थिंग होती है और रॉड अर्थिंग होती है। ये देखिए ये है प्लेट अर्थिंग को और रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग को ही बोलते हैं पाइप अर्थिंग। ये देखिए यहाँ आपने पढ़ा होगा, चाहे पॉलिटेक्निक में पढ़ा होगा, चाहे ITI में पढ़ा होगा। ये डायग्राम भी बनाया होगा आपने, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी बहुत, और सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है प्लेट अर्थिंग। देख रहे हैं प्लेट आपके सामने है, यहाँ भी प्लेट है। ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? चलिए बताते हैं। क्या गजब क्वेश्चन है। नियत वोल्टेज, नियत धारा, नियत वोल्टता, नियत धारा। तो तीनों विधियों का प्रयोग करते हैं। चाहे नियत वोल्टेज यूज कर लें, चाहे नियत धारा, चाहे नियत वोल्टेज, चाहे नियत धारा। मतलब फिक्स वोल्टेज कंट्रोल मेथड, फिक्स करंट कंट्रोल मेथड, और इन दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक ट्रिकल चार्जिंग मेथड भी होता है बैटरियों को चार्ज करने के लिए। देखिए कुछ मैंने यहाँ सेव कर रखा है आपको दिखाने के लिए। देखिए ये है आपका लेड एसिड बैटरी। आपको क्लियर दिख रहा होगा कैसे क्या है। पॉजिटिव प्लेट होती, नेगेटिव प्लेट होती। और एक बात और ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव प्लेट से हमेशा एक संख्या में ज़्यादा होता है नेगेटिव प्लेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सेपरेटर होता, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट को अलग करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी डालते हैं। ये देखिए इसी में है कुछ नहीं, एक ही सेव कर रखा था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आपको ये नियत वोल्टेज, नियत करंट, या इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती की एक परिघटना है जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होती है, और इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है? कह रहा हंटिंग डैम्पर के द्वारा। हंटिंग इंटरपोल डम्मी कॉइल, मैग्नेटिक या आइडियल कॉइल, हमिंग नॉइस या आइडियल। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर का।
बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कि सिंक्रोनस मोटर के बारे में बहुत सारी बातें ध्यान से सुनिएगा। सिंक्रोनस मोटर कभी भी सेल्फ स्टार्ट होती ही नहीं है, सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं। और सिंक्रोनस मोटर में दो प्रकार के सप्लाई देते हैं, 3 फेज AC और हम DC सप्लाई देते हैं। DC से हम उसे बोलते हैं एक्साइट करते हैं, मतलब एक्साइटेशन देते हैं, DC एक्साइटेशन देते हैं। और सिंक्रोनस मोटर में पूछा जाता है कितने स्लिप रिंग होते हैं, स्लिप रिंग 2 होते हैं। और स्लिप स्पीड या परसेंटेज स्लिप कितना होता है, आप कहेंगे 0 होता है। चलिए इसका भी मैं आपको दिखाएं, इसका भी मैं आपको दीदार कराता हूँ। देखिए सिंक्रोनस मोटर, ये हैं सिंक्रोनस महाराज। कितनी मैंने बातें आपको बतलाई। ये डबली एक्साइटेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबली एक्साइटेड बोलते हैं, डबली एक्साइटेड। और ये कभी भी नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग होती ही नहीं है। इसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाते हैं डैम्पर वाइंडिंग से। पूछा जाता है डैम्पर वाइंडिंग कहाँ लगाते हैं, पोल फेस पे लगाते हैं। और इसकी जो इसमें होता क्या है, स्क्वायल केज वाइंडिंग भी करते हैं, स्क्वायल केज वाइंडिंग। ये देखिए 2 प्रकार की सप्लाई दे रहे हैं, इसीलिए तो डबली एक्साइटेड बोलते हैं। DC सप्लाई दे रहे हैं और 3 फेज AC सप्लाई दे रहे हैं, RYB। ये है आपका 2 प्रकार के पोल होते हैं, एक साइलेंट पोल होता है, एक होता है नॉन साइलेंट पोल। और ये क्या करता है, नो लोड पर जब हम इसको ओवर एक्साइट करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए काम आता है। और सिंक्रोनस मोटर तीनों प्रकार के पावर फैक्टर पर वर्क करता है, लीडिंग, लैगिंग, यूनिटी। इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा सिंक्रोनस मोटर के बारे में। अक्सर करके पूछ लिया जाता है कि स्लीप स्पीड बताओ, परसेंटेज स्लीप बताओ। आप कहेंगे सर हमेशा एक ही स्पीड पर चलती है, तो कहाँ से आएगा। अंडरग्राउंड केबल प्रणाली के संबंध में कौन सा सही नहीं है। आप देख रहे हैं 27 मार्च का किस हिसाब से पेपर सेट किया है, नहीं बताओ, नहीं बताओ। मतलब हर एक क्वेश्चन में, मतलब आपके पास नॉलेज होगा तभी ऐसे क्वेश्चन बता पाएंगे आप। देखिए अंडरग्राउंड के बारे में कौन सा सही नहीं है। कह रहा है कि संधियों की लागत अधिक होती है, तूफान या तड़ित द्वारा नुकसान की कम संभावना, ये बिल्कुल सही अंडरग्राउंड की बात है। उच्च रखरखाव की लागत होती है, कह रहा है कि रखरखाव में ज़्यादा लागत लगता है, नहीं ओवरहेड में लगता है, यही तो गलत बात था। अंडरग्राउंड तार प्रणाली में वोल्टेज नियमन काफ़ी बेहतर होता है क्योंकि इसमें कम प्रेरणी हानियाँ होती, बिल्कुल सही, लल्लन टॉप बात है। संधियों की लागत अधिक होती है, जहाँ ज्वाइंट वाइंट है मान लीजिए संधियों की लागत अधिक बिल्कुल आएगी। तूफान या तड़ित द्वारा नुकसान की क्योंकि अंदर होता है। चलिए केबल से रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। किम्बास, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है किम्बास। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ केबल का, मैंने अब केबल पहले ही था। ये सारा डायग्राम अगर आप देखेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ये है, देखिए अंडरग्राउंड केबल, यहाँ से मैंने लगा रखा है। ये देखिए अंडरग्राउंड केबल का नज़ारा आपको दिख रहा होगा, ये है। और बहुत फेमस एक क्वेश्चन बनता है, क्या, किम्बास, याद रखिएगा किम्बास क्या होता है, कोर होता है, इंसुलेशन होता है, मेटॉलिक शीट, बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। ये आपके सामने लगा हुआ है, ये है कंडक्टर और इंसुलेशन, और क्या बोला मैंने, मेटॉलिक शीट और बेडिंग, आर्मरिंग, सर्विंग। ये देखिए सारी चीज़ें आपके तो सामने ही हैं। अगले पेज पे ले चलते हैं आपको, वहाँ भी देख लीजिए। किम्बास याद रखिएगा, क्रम पूछा जाता है। ये किम्बास अक्सर करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेटॉलिक शीट के ऊपर, ये नीचे से ऊपर का बढ़ने का क्रम है। सबसे नीचे सी है ना कंडक्टर, उसके ऊपर इंसुलेशन, मेटॉलिक शीट, ऐसे क्रम होता है, याद रखिएगा। ये आपने देखा होगा इसका डायग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है उच्च रखरखाव की लागत, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रखरखाव की कहाँ ज़रूरत पड़ गई है हमें,
वो तो ज़मीन के अंदर हमने एक बार क्या कर दिया, उसे अंडरग्राउंड कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्लियर विजुअल हो इसके लिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन तो हास्यप्रद लगते हैं, जैसे इसमें देखिए आपने ध्यान से पढ़ा तो इसका आंसर जरूर दे देंगे। कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से उस निर्देश का चयन करें जो विद्युत अग्नि के संबंध में गलत है। कह रहा है कि भय संकेतक अलार्म बजाएं। कह रहा है कि जब आप अलार्म सिग्नल सुने तो सभी मशीनरी और बिजली को बंद कर दें। बिल्कुल सही बात है, जब आप अलार्म सिग्नल सुने तो सभी मशीनरी और बिजली को बंद कर दें। जब आप भय संकेतक सुनेंगे तो कह रहा है पंखे और वायु परिसंचारित मतलब एयर सर्कुलेशन बंद ना करें। अरे जब हमें सिग्नल मिल रहा है किसका, भय संकेतक का, मतलब कोई मान लीजिए कि शॉर्ट सर्किट हो गया, बहुत ज़्यादा कोई आग की कंडीशन हो गई, तो वो अगर सिग्नल मिल रहा तो कह रहा है कि पंखा मत बंद करो। पंखा नहीं बंद करेंगे वो भी फूक जाएगा। जब आप अग्निशामक दल में शामिल नहीं हैं तो उस परिसर से बाहर निकल जाएं। बिल्कुल सही, अच्छी बात बता रहा है ये कि जहाँ विद्युत का आग लग गया है, अगर आप अग्निशामक दल में नहीं हैं तो वहाँ से बाहर चले जाएं। क्यों फालतू अपने आप को रिस्क में डालेंगे। ये गलत था कह रहा कि जब आपने सिग्नल सुन लिया, डेंजर वाला सिग्नल सुन लिया, बिल्कुल हो बज रहा है, तो कह रहा पंखा मत बंद करो। अरे पंखा नहीं बंद करेंगे जल जाएगा। कह रहा है कि सभी मशीनरी बिजली बंद कर दें। बिल्कुल अच्छी बात सिखा रहा था। भय संकेतक अलार्म बजाएं। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि कोई दुर्घटना होने वाली है, आग लग गई, तो तुरंत अलार्म बजा दीजिए। देखिए कह रहा है कि एक 3 कला प्रेरण मोटर 4 ध्रुवों के लिए कुंडलित है और 50 हर्ट्ज आपूर्ति द्वारा आपूर्तित है। यदि स्लिप 4% हो तो घूर्णक की गति ज्ञात करें। चलिए हमें रोटर की स्पीड बताना है, तो क्या करेंगे पहले सिंक्रोनस स्पीड निकाल लीजिए। NS बराबर निकाल लीजिए 120 F/P। पहले ज्ञात तो कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड किस स्पीड से रोटेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा, कितना दे रखा है फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज। कितने पोल की है, 4। आप नहीं भी निकालते तब भी आपको पता चल जाता है, फिक्स होता है। 2 के लिए 3, 4 के लिए 1500, 6 के लिए 1000, 8 के लिए 750। ये सारी चीज़ें आपको लगाते लगाते क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो कह रहा है कि 4% स्लिप है, स्लिप का मान दिया, फॉर्मूला लगा दीजिए। परसेंटेज स्लिप बराबर NS माइनस NR अपॉन NS गुणा 100%। इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्या दे रहा है, 4% रख दिया आपने। NS आपने अभी निकाला 1500। आपको NR निकालना है, लिख दीजिए NR या N रख सकते हैं। ये 1500 गुणा 100%। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 100 से काट दीजिए ये 1500 को। 15 यहाँ 15 चौके 60, 15 चौके 60, यहाँ बचा 1500 माइनस NR। चलिए पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। NR बराबर NR को मैं इधर लाया तो 1500 माइनस 60 हो जाएगा, और 1500 माइनस 60 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1440 RPM आ गया। यही तो हमसे पूछ रहा था, घूर्णक मतलब रोटर की स्पीड ज्ञात करके बताओ। 1440 पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन का तो गर्दा उड़ा देंगे आप, बस फॉर्मूला याद रखिएगा। कह रहा प्राथमिक संचरण प्रणाली में निम्न में से किस वोल्टता स्तर का प्रयोग नहीं किया जाता। प्राइमरी संचरण लाइन में किस वोल्टेज का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं किसका किसका करेंगे। 400 का करेंगे, 132 का करेंगे, 220 का करेंगे, इसी का नहीं करेंगे 33 का। क्यों, आपको सिखाता हूँ मैं। देखिए 66 होता है, केवी लिख देता हूँ केवी। फिर क्या होता है, 132 केवी होता है, फिर 220 केवी होता है, 400 केवी होता है, और इसी को 440 केवी भी बोलते हैं, 765 केवी भी होता है। ये क्या है, प्राइमरी ट्रांसमिशन के वोल्टेज हैं। और सेकेंडरी ट्रांसमिशन के क्या क्या वोल्टेज हैं, 33 केवी, और इसी में आ जाता है 66 केवी भी। 66 केवी अपनी स्थिति के अनुसार
चेंज हो जाता है। ये प्राइमरी ट्रांसमिशन में भी रहेगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में भी रहेगा। तो 33 kV तो है, देखिए कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया था, एकदम क्लियर आपको दिया है। 33 तो फिक्स है सेकेंडरी का। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। देखिए कह रहा है कि जब अल्टरनेटर से भार हटाया जाता है तो इसकी टर्मिनल वोल्टता पूर्ण भार पर 500 वोल्ट से बढ़कर शून्य भार पर 660 वोल्ट हो जाती है। पूर्ण भार पर अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, आ जाएगा। नो लोड पर वोल्टेज माइनस फुल लोड पर वोल्टेज अपॉन फुल लोड पर वोल्टेज गुणा 100। परसेंटेज में पूछा जा रहा है, ठीक है चलिए रखिए। नो लोड पर कितना वोल्टेज है, 660 है, माइनस फुल लोड पर कितना है 500 अपॉन फुल लोड पर 500 गुणा 100। सॉल्व कर लीजिए। 160 ये हो गया 500 गुणा 100, परसेंटेज का सिंबल ये काट दीजिए 5 बार में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 32% आ गए। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला अगर याद होगा तो सवाल लग जाएगा। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज गुणे 100। फॉर्मूला याद है तो सवाल बिल्कुल लग जाएगा, नहीं याद है तो देखते रहेंगे कि काश हमने फॉर्मूला याद किया होता तो ये सवाल हमसे बन जाता। तो इसीलिए दोस्तों फॉर्मूले याद करते हुए चलिए। कह रहा है कि कैपेसिटर पैरेलल ग्रुपिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है, चलिए देखते हैं। कह रहा है संधारित्र का वोल्टा निर्धारण आपूर्ति वोल्टेज से अधिक होना चाहिए, ये बात सही है। ध्रुवीकृत संधारित्रों के मामले में ध्रुवता को बनाए रखा जाना चाहिए, बिल्कुल बनाए रखा जाना चाहिए। अध्रुवित संधारित्रों के मामले में ध्रुवता को बनाए रखा जाना चाहिए, गलत। क्यों कह रहा है अध्रुवित संधारित्र है तो क्यों ध्रुवता का ध्यान रखोगे। संधारित्र का वोल्टा निर्धारण आपूर्ति वोल्टेज का आधा नहीं उससे अधिक होना चाहिए। पहला दूसरा सिर्फ सही है, ये है। दो चीजें ध्यान रखिएगा, पैरेलल में क्या समान होता है वोल्टेज, सीरीज में करंट। पैरेलल में क्या समान होता है वोल्टेज, सीरीज में करंट। सीरीज का फॉर्मूला याद रखिएगा। और देखिए यहाँ एक चीज चेंज होता है, उसको मैं चलिए, अगर सीरीज में कहेगा कैपेसिटर जोड़ना है, अक्सर लोग गलती कर देते हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करिएगा। रजिस्टेंस का ठीक वाइस वर्सा होता है। ऐसा नहीं कि रजिस्टेंस का फॉर्मूला याद है तो उसी में हम लपेट दें, लपेटना नहीं है वरना आप लपेट जाएंगे, गलत हो जाएगा आपसे। देखिए बिल्कुल बारीकी से टेक्निकल को पढ़ते हुए चलना है। वही सेम क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं, रिपीट हो गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा सा छोटू कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखे। देखिए कह रहा है जब भी संयोजित भार में परिवर्तन होता है तब अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टेज बदल जाती है। ऐसा प्रत्यावर्ती में वोल्टापात की वजह से होता है, जो कि निम्न में से कौन सा से कारण से होता है। कह रहा है जब भी लोड चेंज करते हैं आप ना, अल्टरनेटर की टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, आर्मेचर धारा के कारण, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण, तीनों के कारण वोल्टेज में ड्रॉप होता है। अब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वोल्टेज में परिवर्तन हो जाएगा, मेन वोल्टेज कम हो जाएगी। देखिए कह रहा है कि SWG संख्या ये दिया है, केबल की अनुप्रस्थ काट क्या होगी, 7.01 mm, 8.23 mm, 11.38 mm या 12.7 mm। दोस्तों ये हो जाएगा सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा 12.7 mm। आते हैं, इस डाटा को याद रखिएगा, एक पूरा टेबल होता है इसके लिए। देखिए ट्रांसफार्मर में नमी से तेल संरक्षण को कम करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग करेंगे। सिलिका जेल श्वासक का करेंगे, करते हैं। रबर डायफ्राम बिल्कुल। गैस कुशलन का उपयोग करते हैं। थर्मोसाइफन का उपयोग। ट्रांसफार्मर में नमी से तेल संदूषक को कम करने के लिए
सिलिका जेल तो मैंने बता रखा है, सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं, ब्रीदर में सिलिका जेल होता है। रबर का क्या होता है, डायफ्राम भी यूज करते हैं। गैस कुशन, ये गैस कुशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर पर गर्म हवा छोड़ा जाता है, जिससे वो जो नमी होती है ना, वो नमी दूर हो जाती है। गैस कुशन क्या होता है, ट्रांसफार्मर पर गर्म हवा छोड़ा जाता है, गर्म हवा, बिल्कुल ड्राई एयर, जिससे ट्रांसफार्मर में जितनी भी नमी हो उसके बाहर या अंदर वो बिल्कुल मतलब ड्राइव हो जाए, बिल्कुल ठीक, उसकी नमी बिल्कुल गायब हो जाए। देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा निम्न में से कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। ट्रांसफार्मर नहीं, ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज का परिवर्तन करता है, फिक्स पावर फिक्स सप्लाई पर, और वोल्टेज के लेवल को चेंज करेगा तो उसी के अनुसार करंट भी घटती बढ़ती है। यूनिवर्सल मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बिल्कुल नहीं करता। जनरेटर करता है, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देगा। जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर को क्या कहते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, आपके लिए फिर से क्वेश्चन है, जनरेटर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितना सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या अविलंब रेखा कहते हैं, चुंबकीय उदासीन अक्ष कहते हैं, अविवाह रेखा कहते हैं, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो उसे बोलते हैं चुंबकीय अक्ष बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चन तो आपसे गलत होते हैं जल्दबाजी में नहीं, को इत्मीनान से करना है, दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके। कौन कह रहा निम्न में से कौन सी मोटर नियत गति पर चलती है, जो भार स्थितियों पर निर्भर नहीं करती। अभी तो मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस मोटर, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी कि इसका स्पीड जो होता है सदैव सिंक्रोनस पर होगा। चलेगा तो सिंक्रोनस पे, अगर नहीं चलेगा तो चलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि सिंक्रोनस से थोड़ा कम स्पीड पर चले, सिंक्रोनस से थोड़ा ज़्यादा स्पीड पर चले, ऐसा बिल्कुल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। चलेगा तो सिंक्रोनस पर, वरना बंद हो जाएगा, बात खत्म। यदि आपूर्ति का कलाक्रम स्टेटर से जुड़े किन्हीं दो अग्रणों में बदलाव लाकर परिवर्तित कर दिया जाए। हिंदी बहुत कठिन है, इसकी अपेक्षा इंग्लिश बहुत सरल होती है। कह रहा है क्या आपने सप्लाई दो लीड चेंज कर दिया, क्या होगा, अरे घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। कह रहा है कि घूर्णक रोटर के घूमने की दिशा समान रहेगी, ये कौन सी बात हुई। कह रहा है घूर्णी एमएमएफ की दिशा और विकसित बलाघूर्ण विपरीत दिशा में होंगे, दोनों नहीं होंगे। स्टेटर में घूर्णी या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाएगी, जिससे मोटर के घूमने की दिशा भी चेंज हो जाती है। याद रखिएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा चेंज करनी है। 3 आपके पास वायर हैं RYB, किन्हीं दो के कनेक्शन आपस में चेंज कर दीजिए, किन्हीं भी दोनों के कनेक्शन आपस में चेंज कर दीजिए, घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। कह रहा है का उपयोग जल तापक गीजर के तापन तत्वों में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे पानी का तापमान के बीच नियंत्रित और स्थिर रहता है। कह रहा है गीजर तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। कह रहा है ताप स्थायी थर्मोस्टेट, अर्धचालक स्विच, ताप थर्मोस्टेट लगाते हैं ना, ताप स्थायी अर्धचालक स्विच, तो ये गलत हो गया। अब कह रहा है कि कितने डिग्री, तो 32 डिग्री का उपयोग जल तापक गीजर के तापन तत्वों में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिससे पानी का तापमान 88 डिग्री के बीच में नियंत्रित और स्थिर रहे। थर्मोस्टेट टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और वो बताता है कि अधिक टेम्परेचर हुआ कि कम टेम्परेचर हुआ। मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्वेश्चन गलत करेगा। एक सर्किट में दो बिंदुओं पर वोल्टेज के अंतर को क्या कहेंगे। कह रहा विभवांतर कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे, पथ में धारा कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। विभवांतर कहते हैं, दो वोल्टेज का अंतर ही तो होता है विभवांतर, यही तो होता है विभवांतर। कोई भी दो वोल्टेज का अंतर कर लीजिए, दिस कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मापन यंत्र में निम्नलिखित प्रतीक दिखाया गया है। कह रहा है कि इस प्रतीक का क्या अभिप्राय था, ये मान लीजिए क्वेश्चन था ये।
ये सिंबल था। अब आप बताइए, ये सिंबल देख के बताइए, ये ऐसे सिंबल था, ये ऐसे, आपको बिल्कुल क्लियर विजुअल हो, इसलिए मैं उसको डार्क कर देता हूँ। ये आप कहेंगे सर ये AC व DC दोनों का है। कह रहे DC धारा AC धारा मापन, बिल्कुल सही है। कह रहा ना तो DC ना तो AC, गलत। कह रहा कि प्रत्यावर्ती धारा, गलत। DC धारा, DC धारा का मतलब ये, AC धारा का मतलब ये, तो ये तो दोनों है ना, तो दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ये तो बच्चों का गेम है आपके लिए। 150 में तो 80-90 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो सभी कर लेंगे कॉमन, उसके बाद जो करेंगे वो सिलेक्शन की लिस्ट में आएंगे। निम्नलिखित में से किस सेल का जीवन काल अन्य प्राइमरी सेल की तुलना में अधिक होता है? तो ये पिछले भी आ चुका है पेपर में। किसका होता है? लिथियम। मैंने बताया था लिथियम मतलब लार्जेस्ट, याद रखिएगा। लिथियम, L से लिथियम है तो L से लार्जेस्ट ही तो होता है, लार्जेस्ट, याद रहेगा। सबसे ज़्यादा जीवन काल होता है इसी का, लिथियम का। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन था। अंडरग्राउंड केबल से फिर आ गया क्वेश्चन। भूमिगत केबल में वार्निश युक्त कैम्ब्रिक से संसेचित और से विलेपित होता है। कह रहा है कि जो अंडरग्राउंड केबल होता है वार्निशित कैम्ब्रिक सूती कपड़े का होता है, सूती कपड़े से संसेचित होता है और वार्निश से विलेपित होता है। अभी तो मैंने आपको सिखाया था, केबल दिखाया था जब बताया था आपको। आगे आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए, कह रहा है 132 kV और के बीच प्रत्यक्ष परिणमन उन शहरी क्षेत्रों में आम नीति बनती जा रही जहां एक स्थल साइड से पर 100 मेगावाट से अधिक विद्युत आपूर्ति रूप से वितरित की जा सकती है। 132 kV और 11 kV के बीच प्रत्यक्ष परिणमन उन शहरी क्षेत्रों में आम नीति बनती जा रही है जहां एक स्थल साइड से 11 kV पर 100 मेगावाट से अधिक विद्युत आपूर्ति आर्थिक रूप से वितरित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। या आप जब डिटेल से पढ़ेंगे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन तो वहां आपको ये डाटा मिलेगा। ये क्वेश्चन हो गया गलत, दिखाता हूं मैं कैसे गड़बड़ हो गया। एक डीसी श्रेणी मोटर इतना वोल्ट पर इतना एम्पियर कर्षित करती है। कह रहा है कि 20 और 800 आरपीएम, वही गलत हो गया। 20 और 800 आरपीएम गलत, क्वेश्चन टाइप करते समय गलत हो गया, ये डाटा थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको कर देते हैं स्किप। अगला पार्ट में लाऊंगा तो उसमें आपको ये समझा दूंगा। ये N1 है और ये N2, ऐसे सिंबल का मतलब आप समझ जाइएगा, ये N1 है N2 है, ये N1 N2 ऐसे हैं, ये बेस में है। एक एकल कर्ला ट्रांसफार्मर में प्रति वोल्ट वर्तनों की संख्या 8 है। प्रति वोल्ट, एक वोल्ट पर कितने टर्न्स? 8। कह रहा है प्राथमिक की वोल्टेज दिया, सेकेंडरी की वोल्टेज दिया, कर अब टर्न बताओ। तो प्राथमिक का कितना वोल्टेज है? 110। एक वोल्ट पर कितना टर्न? 8। तो प्राइमरी का टर्न्स आ जाएगा, कितने टर्न्स लगे हैं? 108 वोल्ट है और 8 टर्न है एक वोल्ट पर, तो गुणा कर दीजिए 100 और 110 गुणे 8, 880 वोल्ट। N2 निकाल लीजिए। N2 में कितने वोल्टेज है? 25 वोल्टेज है। एक वोल्टेज पर कितना टर्न्स बताया गया था? 8। 25 वाट है 200 वोल्ट हो जाएगा। चलिए लगाते हैं ऑप्शन। पहले कितने टर्न्स थे? पहले में 880, दूसरे में 200। ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी। ऑटो ट्रांसफार्मर के संबंध में निम्न विकल्पों में गलत कथन का चुनाव करें। समान क्षमता के द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की में अधिक महंगे होते हैं। समान क्षमता के द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक दक्ष होते हैं। बिल्कुल सही। कब? जब समान क्षमता का होगा। एक 2 फेज का ट्रांसफार्मर है, द्विकुंडली मतलब डबल वाइंडिंग का है, तो उससे ज़्यादा दक्षता देगा। इसमें बेहतर वोल्टेज रेगुलेशन होता है। बिल्कुल ये छोटे होते हैं, राइट। कह रहा कि समान क्षमता के द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। अरे नहीं, महंगा नहीं होता, एक वाइंडिंग लगा होता है, सस्ता होता है ये।
बहुत सारी खासियत लेके रखता है। कौन? ऑटो ट्रांसफार्मर। चलिए दिखाते हैं, सेव कर रखा है। ऑटो ट्रांसफार्मर का दीदार कराते हैं। आगे बढ़ जाइए आप। देखिए ये है ऑटो ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा लैब में, अगर आपने किसी अच्छी जगह से ITI किया होगा ना तो लैब में देखा होगा आपने वहाँ, और पॉलीटेक्निक भी। वरना ऐसे जगह से कर लेंगे तो वहाँ लैब ही नहीं होती है। पॉलीटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा, ITI कंप्लीट हो जाएगा, कुछ देखने को ही नहीं मिलेगा। ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, एक ही वाइंडिंग होती है इसमें। देखिए ये है, आपके सामने लगाया है मैंने, और देख लीजिए अगर वही है, देख लिया आपने, ये है। इंडस्ट्री में जाएंगे ना तो वहाँ पहली बार देखेंगे। तो ये क्या है, समान क्षमता के द्विकुंडली ट्रांसफार्मर की तुलना में अधिक महंगे नहीं होते, सस्ते होते हैं। यही तो गलत बात है, गलत ही तो बताना था। रिकॉर्ड तोड़ दिया गलत गलत पूछकर। गलत के लिए 3 सही पता होना चाहिए। कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में स्टार्टर निम्न में से क्या कार्य करता है। कह रहा है इलेक्ट्रोड के पूर्वतापन हेतु सबसे पहले परिपथ को पूरा करता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। कह रहा है कि प्रज्वलन हेतु वोल्टेज किक प्रदान करने के लिए परिपथ को विवृत करता है। दोनों बात सही कह रहा है। आप फ्लोरोसेंट ट्यूब में स्टार्टर का कार्य देख लीजिए। ये है फ्लोरोसेंट ट्यूब। देखिए कितना खूबसूरत सा आपको डायग्राम दिख रहा होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब आपने इसमें पढ़ा होगा। 2 लगते हैं कैपिस्टर, दोनों के अलग अलग काम हैं। इसमें लगता है चोक, इसमें होते हैं 2 इलेक्ट्रोड। इसमें गैसें भरी जाती है आर्गन या क्रिप्टॉन की। कांच की एक ट्यूब होती है, लिक्विड मरकरी फास्फर की कोटिंग की जाती है वाइट कलर की। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा ना तो बहुत अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहेंगे सर आपने तो गर्दा उड़ा दिया। देखिए कह रहा है कि संकेतक यंत्रों के लिए निम्न में से कौन सा बल आवश्यक है। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इससे सिंपल कोई क्वेश्चन पूछेगा यूपीपीसीएल TG2। विक्षेपक बल, नियंत्रक बल और मंदक बल तीनों जरूरी हैं एक इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए। तीनों जरूरी हैं। चलिए देखते हैं ये महाराज क्या कह रहे हैं। ये भी वोल्टेज रेगुलेशन ही निकलवा रहे हैं हमसे। कह रहा है शून्य भार पर इतना 1000 kVA ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वोल्टेज दे दिया। ये दे दिया, द्वितीयक वोल्टेज दे दिया, मतलब द्वितीयक वोल्टेज दे दिया है। और किस पे? नो लोड पर। तो N लिख लीजिए, नो लोड का वोल्टेज है। आप फुल लोड पर वोल्टेज दे दिया 410 दे दिया। यही तो हमारे 2 काम की चीज़ें हैं वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। फॉर्मूला लगा दीजिए, वोल्टेज ये R मतलब रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज गुणे 100%। आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, परसेंटेज पूछा जा रहा, लगा दीजिए। नो लोड पर वोल्टेज 420, फुल लोड पर 410 अपॉन फुल लोड पर 420 गुणा 100। मजा खड़ा हो गया। देखिए ये हो गया 10/420 गुणा 100। 0 से 0 काट दीजिए, 100/42%। चलिए सॉल्व करते हैं। 42 दूना कितना होता है? 84। 84 तो कितनी बार जा रहा है? 2 बार। 2.9 है। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। आते हैं, देखिए कितने गजब के सवाल हैं। ऐसा लग रहा है क्या यार, गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन में निम्न में से किस स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता? गैर पारंपरिक में, अभी मैं सिखाते सिखाते थक गया आपको। सूर्य होता है, पवन होता है, ज्वार होता है, नाभिकी नहीं होता है। गैर पारंपरिक में डायग्राम भी मैंने आपको दिखा दिए हैं बहुत सारे। क्या करना है आप? AC को DC में बदलना है। किस विधि का प्रयोग करेंगे? मोटर जनरेटर,
मोटर जनरेटर एसी को डीसी में चेंज कर देगा, रोटरी कन्वर्टर भी करता है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर भी करता है। एसी को डीसी में ही तो चेंज करना है, रेक्टिफायर देखिए ना, मरकरी और रोटरी कन्वर्टर भी यही करता है और जनरेटर भी यही करता है। तो पहला दूसरा तीनों सही हो जाएगा, तीनों राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कह रहा 1.7 स्क्वायर mm अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के तांबे के तार की लंबाई ज्ञात करना है। इतना ओम का प्रतिरोध है, तांबे की प्रतिरोधकता माइक्रो ओम मीटर में दी गई है। देख लेते हैं क्या क्या गिवेन है, यहाँ लिख लेते हैं गिवेन क्या क्या है। A बराबर 1.7 स्क्वायर mm है। चलिए तो मैंने क्या किया, स्क्वायर mm में दे रखा था, इसको बना लेते हैं स्क्वायर मीटर स्क्वायर बना लिया। अब क्या कह रहा है, अब रेजिस्टेंस दे रखा है 0.3 दे रखा है और तांबे की प्रतिरोधकता दे रखी है माइक्रो ओम मीटर में। तो माइक्रो ओम मीटर, ये माइक्रो ओम मीटर हो गया। चलिए वैल्यू रख दीजिए, R बराबर हो जाएगा रो L/A हो गया। R की वैल्यू दे रखा है 0.3 हो गया। रो की वैल्यू दे रखा है 0.017 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर में हो गया। L हमें निकालना है। A कितना दिया है 1.7 तो हमने किस में बनाया है, mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बचा 0.3 बराबर 0.017 1.7 इंटू L। क्या करते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 0.3 इसमें क्या करिए आप 1000 से मल्टीपल कर दीजिए, नीचे ऊपर दोनों दशमलव हटाने के लिए। तो दशमलव पूरा हट गया, ये क्या हो गया 17 हो गया। और नीचे एक स्थान पर लगा था, 1000 से गुणा करेंगे तो अभी भी क्या बचेगा 1700 और गुणे L था, L निकालना था। चलिए इसको काट लेते हैं। कितनी बार में कटा 100 बार में, तो ये गुणा कर लीजिए 0.3 गुणा 100। ऐसे पेपर्स में क्वेश्चन आ जाए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर सही कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल सही से आंसर आएगा। 30 मीटर हो जाएगा दोस्तों। आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन और हैं, हंसते खेलते हुए इसको आगे बढ़ा देते हैं। कह रहा है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। यहाँ इसको कर लेता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हमें बताना है। कह रहा है आउटपुट नियत और स्थिर नहीं होता। बिल्कुल बात सही है, आउटपुट नियत, क्योंकि हवा कभी चलती है कभी नहीं चलती। इंस्टॉलेशन के बाद कम लागत पर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। सही बात है, लगाते समय ज़्यादा पैसा लगता है। यह अप्रदूषणकारी है। बिल्कुल सही है। कह रहा पवन टरबाइन जनित्र की घूर्णक पत्तियों को सार्थक मात्रा में विद्युत उत्पादन हेतु बहुत कम क्षेत्र, कह रहा घुमाव होना चाहिए, बहुत कम क्षेत्र घुमाव होना चाहिए। गलत बात है। और उसका ब्लेड देखेंगे तो उस पर इंसान खड़े हो जाते, इतने बड़े बड़े ब्लेड हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा बस ध्यान से। ये देख रहे हैं इसका ब्लेड, कह रहा है घूमने के लिए कम जगह चाहिए, इतना जगह चाहिए। देख रहे हैं ये महाराज इस पे इतने छोटू से लग रहे हैं। इनकी लंबाई होगी करीबन 5.5 फीट या 5.5 या 6 फीट जो भी हो। तो इतने बड़े ब्लेड हैं तो उनको घूमने के लिए काफ़ी जगह चाहिए ना। तो कितना क्लियर बोला, एकदम झूठ बोल रहा है वो, एकदम सरासर। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है सुबह सुबह का। कितने सारे विंड पावर प्लांट लगे हुए हैं। ऐसे नज़ारे सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को ही मिलेगा, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले हैं। देखिए ये है सारी चीज़ें। आगे बढ़ते नेक्स्ट। कह रहा था कि उसके घूमने के लिए कम क्षेत्र की ज़रूरत पड़ेगी। अरे बहुत बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पड़ेगी, सरासर गलत बोल रहा था। कह रहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है। देख रहे हैं आप, सही नहीं है
मतलब 3 सही पकड़ो, ये कठिन क्वेश्चन बोले जाते हैं। कह रहा है कि अब विद्युत संचरण में देखना है, ट्रांसमिशन में देखना है, संचरण में कम तांबे की आवश्यकता होती है। अरे दिमाग खराब है का, संचरण में बहुत अधिक तांबे की जरूरत पड़ती है, यहीं पहले कई गलत बोल दिए, आगे चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि स्किन इफेक्ट के कारण एसी संचरण लाइनों का प्रभावी रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सही बात है, 2 से 3% रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कह रहे एसी विद्युत का उच्च वोल्टेज संचरण हानि को कम करता है। जब अधिक वोल्टेज पर आप ट्रांसमिशन करोगे तो लॉसेस कम होगा। अच्छी बात है, बहुत सही बात बोल रहा है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके एसी वोल्टेज को सुविधाजनक ऊपर नीचे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, वोल्टेज के लेवल को घटा बढ़ा सकते हैं, जबकि डीसी ट्रांसमिशन लाइन में ऐसा नहीं कर सकते हम। कह रहा है कि टैपिंग को क्या कहा जाएगा, जिसे उपभोक्ता या लाइनों को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है, और जहां से उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होती है, उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति प्राप्त होती है। अगर उपभोक्ता के मीटर तक जाता कनेक्शन तो उसे हम सर्विस मैन बोलते हैं। कह रहा है उपभोक्ता को विद्युत की आपूर्ति जहां से प्राप्त होती है उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। कह रहा ना कि बताना टैपिंग होती है जिससे उपभोक्ता या लाइनों को विद्युत की आपूर्ति करने के लिए निकाला जाता है, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। हो जाएगा राइट आंसर बी। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। एक संकेतक यंत्र में स्प्रिंग कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है। निम्न में कौन सा कथन स्प्रिंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मिश्र धातु के लिए सही नहीं है? नहीं है मतलब 3 सही बातें पता होनी चाहिए। फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कह रहा है कि निम्न प्रतिरोध हो, शांति के लिए निम्न प्रतिरोध हो, वायु चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होना चाहिए, राइट बात है। निम्न ताप गुणांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, पहला वाला गलत हो गया। कह रहा है शांति के लिए निम्न प्रतिरोध नहीं, हाई प्रतिरोध होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।